नागपुर गांव में सिर्फ एक दो चीजें ही मशहूर है। उनमें से एक गोविंद का हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ। सारे नागपुर में कोई भी दावत हो, मिठाइयाँ गोविंद की दुकान से ही जाती है। गोविंद भाई, सारी मिठाइयाँ मिलाकर 1 किलो दे दो और जिलेबी अलग से आधा किलो दे दो। आप तो जानते ही हो, हमें मौके की तलाश रहती है आपकी मिठाई खाने के लिए। इसीलिए मौका मिलने से हर तरह की मिठाइयाँ खा लेते हैं। जब तक आप लोग खुशी से खाते रहोगे, तब तक इन मिठाइयों में स्वाद कम नहीं होगा। ऐसे गोविंद का व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। छोटा सा घर, समझदार पत्नी और अच्छा व्यापार, सब कुछ तो ठीक था। लेकिन उसे चिंता थी तो सिर्फ उसके बेटे कबीर की। कबीर अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनता है। हमेशा दोस्तों के साथ वक्त बर्बाद करता है। कुछ कहने पर पलटकर जवाब देता है। ऐसे बच्चे हो तो कौन से माँ बाप खुश होते हैं भला। कबीर बेटा, ऐसे मुंह मत बनाओ। आज शाम को घर जल्दी आना। पिताजी को तुमसे बात करनी है। आने में देर करके फिर से उन्हें गुस्सा मत दिलाना। जल्दी आऊं या देर से, उन्हें तो सिर्फ मुझे बातें सुनने का मौका चाहिए। ऐसे कहते हुए कबीर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और हमेशा की तरह रात को देर करके आता है। ललिता ये सोचकर चिंता कर रही थी कि दोनों बाप बेटे आज झगड़ा करते हुए हद ना पार कर दे। लेकिन गोविंद अच्छे से ही शुरुआत करता है। देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारी उम्र दोस्तों के साथ घूमकर मौज मस्ती करने की नहीं है। तुम्हें अब जिम्मेदार बनना होगा। जब मैं तुमसे छोटा था, तब मैं खुद मिठाई का व्यापार शुरू किया था। आज मैं एक कामयाबी इंसान हूँ। बस करो पिताजी, आपके जमाने में सब कुछ आसान होता था। इस जमाने में ऐसे शुरुआत करके कामयाबी होकर दिखाओ और मुझे आपका ये व्यापार दे दो। देखो मैं इसे कहाँ लेकर जाता हूँ। गोविंद अपने बेटे की बात मान लेता है और अपना व्यापार कबीर को देकर खुद एक नया व्यापार शुरू करने की सोचता है। लेकिन उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब गोविंद की पत्नी ललिता उसे एक बहुत अच्छी बात कहती है। इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आपने सिर्फ दुकान छोड़ी है, अपनी कला नहीं। आप किसी भी खाने की चीज को एक मिठाई में बदल सकते हो। तुम सही कह रही हो ललिता। मैं किसी भी खाने की चीज को मिठाई में बदल सकता हूँ। लेकिन मैं अपना काम बहुत ही साधारण तरीके से शुरू करना चाहता हूँ। ऐसे कहकर सोचते हुए गोविंद को एक ख्याल आता है। वो अपने आंगन में लगे हुए नारियल के पेड़ से कुछ नारियल तोड़कर घर में जो सामान है उसी से नारियल की बर्फी बनाकर बेचता है। स्वाद अच्छा होने की वजह से लोग सड़क के किनारे पर एक छोटी सी टोकरी में बिक रही नारियल की बर्फी भी बड़े शौक से खरीद कर खाते हैं। ऐसे गोविंद का व्यापार अच्छी रफ्तार पकड़ लेता है। यहाँ पर गोविंद का बेटा कबीर दुकान में जो मिठाइयाँ है वही कम ज्यादा दाम में बेचते हुए दुकान का नाम खराब कर देता है। जो पैसे कमाए थे उन्हें उड़ा देता है। ऐसे कबीर अपने अच्छे खासे व्यापार को बर्बाद कर देता है। तो बताओ चुनौती देने वाली नौजवान, कैसा चल रहा है तुम्हारा व्यापार? मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैं हार मानता हूँ। आपने सिर्फ घर के सामान को इस्तेमाल करके व्यापार शुरू किया। मैंने अच्छे व्यापार को बर्बाद कर दिया। ऐसे कहते हुए
कबीर अपने दोस्तों के चक्कर छोड़कर पिता के साथ व्यापार करना सीखता है। वो देखकर ललिता और गोविंद दोनों भी बहुत खुश होते हैं। हमें आंगन में और नारियल के पेड़ लगा लेने चाहिए। मुझे नारियल की बर्फी बहुत पसंद आई है। आप नारियल बर्फी का व्यापार करो या ना करो, मेरे लिए हर रोज थोड़ी बर्फी बना दिया करो। गोविंद मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की बात मान लेता है और खुश रहता है। गोलू के पास एक हाथी है। गोलू उस हाथी के ऊपर तरबूज रखकर बेचता है, इसलिए नहीं खरीदने वाले भी उस हाथी को करीब से देखने के लिए एक तरबूज खरीद लेते थे। तरबूज वाला आ गया, तरबूज वाला हाथी पर सवार होकर आ गया है तरबूज वाला। ऐसे गोलू अपना व्यापार करता है। उसी गांव में गोलू के घर के पास ही गोलू का भाई लड्डू रहता है। लड्डू हर रोज अपने भाई को देखकर सोचता है कि वो कितने अच्छे से अपना व्यापार कर रहे हैं। यही बात सोचते हुए काश मेरे पास भी एक हाथी होता, तब मैं भी बड़े भैया की तरह अच्छे से अपना व्यापार करता। ऐसे कहते हुए चल रहे लड्डू को एक बहुत बड़ा असली हाथी जैसा खिलौने वाला हाथी मिलता है। उस हाथी के अंदर बैठकर उसे एक गाड़ी की तरह चला सकते थे। लड्डू उसे देखकर पता नहीं ये किसका, अगर किसी का होता तो इसे लेने के लिए जरूर आते। इसे ऐसे खुले में ही छोड़ना बेवकूफी होगी। जब तक कोई इसे ढूंढते हुए ना आए, मैं इसे अपने पास ही रख लूंगा। ऐसे कहते हुए लड्डू उस हाथी के अंदर बैठकर उसे चलाते हुए अपने साथ घर लेकर जाता है। रात भर उसे देखते हुए बैठता है और सुबह अचानक से पता नहीं उसे क्या समझ में आता है। वो उस हाथी पर तरबूज जैसा रंग लगाकर उसे वाटरमेलन एलिफेंट बना देता है और उसके अंदर कुछ तरबूज रखकर व्यापार करने के लिए निकल जाता है। तरबूज ले लो तरबूज। तरबूज बेचने के लिए खुद तरबूज वाली हाथी आया है। 50 रुपए मुंह में रखो और पीछे से एक तरबूज ले लो। ऐसे उस दिन लड्डू के अच्छे से व्यापार होता है और लड्डू हर रोज ऐसे ही अपना व्यापार करता है। इस वजह से गोलू का व्यापार बंद हो जाता है। इस बात से परेशान होकर गोलू अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आता है। अरे लड्डू, तुम्हारे पास वो जादुई हाथी कहाँ से आया? क्या तुम मुझे अपना हाथी को कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? अच्छा, तो इन्हें ये हाथी जादुई लगता है। जब मैं इनसे व्यापार के लिए हाथी मांगता तो ये मुझे तरह तरह की बातें सुनाते थे। अब मेरी बारी है। ऐसे कहते हुए लड्डू अपने बड़े भाई की कंफ्यूजन दूर करे बिना कहता है कि उसका हाथी सच में जादुई है और इसलिए वो अपने हाथी को किसी को नहीं देगा कहकर गोलू को वहाँ से भेज देता है। गोलू तब के लिए तो चुपचाप चला जाता है, लेकिन ये सोचते हुए जाता है कि फिर शाम को आकर उस हाथी को चुरा लूंगा। यही सही मौका है। चुपके से जाकर उसके हाथी को मेरे हाथी से बदल देता हूँ। ऐसे कहते हुए गोलू अपने असली हाथी को लड्डू के घर के पास छोड़कर नकली वाटरमेलन हाथी को चुरा कर लेकर जाता है। अगले दिन सुबह लड्डू उस असली हाथी को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, लेकिन ये बात कर लेनी चाहिए कहकर अपने भाई से ऐसे पूछता है। भैया जी, आपका हाथी मेरे घर पे क्या कर रहा है और मेरा हाथी आपके घर कैसे पहुंच गया? मेरा हाथी मेरे पास ही है।
और तुम्हारा हाथी तुम्हारा पास ही है। लगता है तुम्हारे हाथी का जादू खत्म हो गया है और मेरे हाथी का जादू शुरू हो गया है। ऐसे कहते हुए गोलू उस वाटरमेलन एलिफेंट को देने से मना करता है और लड्डू भी ज्यादा जिद नहीं करता है और उसके पास जो है उसी में खुश रहता है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर उस नकली हाथी को ढूंढते हुए उस हाथी का मालिक आता है। तब उसे लड्डू मिलता है। हाँ, मैं जानता हूँ उस हाथी को। वो मेरे भाई के पास ही है। जाकर उससे बात करके ले लो। ऐसे कहते हुए लड्डू बेच देता है अपने भाई के पास। वो आदमी गोलू हाथी ले लेता है। उसके बाद गोलू अपनी हरकतों पर और अपने भाई के घर में चोरी करके खुद की बर्बाद हो गया। ऐसे कहते हुए रो रहे गोलू के पास उसका छोटा भाई लड्डू आकर उससे कहता है कि मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है और उसे उसका हाथी लौटा देता है।